तो देखते हैं दोस्तों तुम्हें कितना याद है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनजातियों में, पर उससे पहले एक थोड़ी सी बात रहेगी कि कुमाऊं में किस किस प्रकार के एक्ट आए। तो सबसे पहले देखो, कूजा एक्ट बनाया गया था। कूजा सबसे पहले बनाया गया था कूजा एक्ट। ये कब बनाया गया था? 1960 में। पर उससे भी पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था, जो बनाया गया था 1950 में। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 1950 में बनाया गया था जमींदारी विनाश के लिए, यानी कि भूमि व्यवस्था अधिनियम के लिए। और उसके बाद कुमाऊं के लिए बनाया गया कुमाऊं व उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन एक्ट, जिसे हम जानते हैं कूजा के नाम से। ठीक है। तो उसके बाद एक आती है कोल्टा समिति, यानी कि जो 1956 में बनाई गई थी कोल्टा समिति। ठीक है। ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो बनाई गई थी बलदेव सिंह आर्य के द्वारा। ठीक है। अब 1956 का उल्टा कर दो, यानी कि सिर्फ 56 का उल्टा करना है 1965, जिसमें बनाई गई थी लोकर समिति। क्या बनाई गई थी? लोकर समिति। ठीक है। और ये बनाई क्यों गई थी? जनजातियों के पहचान के लिए। ठीक है। तो जनजातियों की पहचान के लिए क्या बनाई गई थी? लोकर समिति। ठीक है। पर 1967 में इसमें 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। और उसके बाद इसमें 2 आदिम जनजाति भी हैं। ठीक है। 2 आदिम जनजाति भी हैं, जो है राजी और एक होगी बोक्सा। ठीक है। अब तो 5 जनजातियाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले आ गई आपकी थारू। ठीक है। थारू के बाद आ गई आपकी जौनसारी, फिर आ गई आपकी भूटिया, बोक्सा, और फिर आ गई आपकी राजी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसी है? थारू की है, उसके बाद जौनसारी की है, उसके बाद भूटिया, बोक्सा और राजी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम जनसंख्या जो है वो राजी की है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो थारू की है। ठीक है। अब आपको पता ही है कि राज्य में एसटी की सीट कितनी है? 2 सीटें हैं, जो एक आ गई धनसिंह नगर में और एक आ गई आपकी दून में। ठीक है। दून की होगी चक्राता और धनसिंह नगर की होगी नानकमत्ता। ये दोनों सीटें जो हैं चक्राता और नानकमत्ता किसके लिए हैं? एसटी के लिए हैं, आरक्षित है। ठीक है। अब एसटी की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? एसटी की सबसे ज़्यादा आबादी है उधम सिंह नगर में। ठीक है। उसके बाद हरिद्वार में है। ठीक है। और नहीं, उधम सिंह नगर, फिर देहरादून में है, फिर दून में है, फिर उसके बाद आती है आपकी पिथौरागढ़ में। ठीक है। तो ये होगी उधम सिंह नगर, देहरादून और फिर पिथौरागढ़। ठीक है। अब बात करें यदि न्यूनतम की, तो सबसे न्यूनतम आबादी एसटी की कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, और उसके बाद टिहरी। ठीक है। रुद्रप्रयाग और टिहरी सबसे न्यूनतम कहाँ है? रुद्रप्रयाग और टिहरी। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्रतिशत की दृष्टि में सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ है? ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रतिशत की दृष्टि में। तो प्रतिशत की दृष्टि में सबसे न्यूनतम जो है वो टिहरी में है, इन प्रतिशत की दृष्टि में टिहरी, और फिर उसके बाद आती है अल्मोड़ा, फिर आती है पौड़ी। ठीक है। इनमें जो है सबसे कम जनजातियाँ पाई जाती हैं, पर सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत की दृष्टि में। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका, जो मैंने आपको बताई है कि थारू सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर उसके बाद जौनसारी, फिर उसके बाद भूटिया, फिर बोक्सा और राजी। कहीं कहीं पर बोक्सा को थोड़ा पहले दिखाया गया है, ध्यान दे लेना। अगर क्रम सहित लगाने आएगा तो थारू, जौनसारी, भूटिया, फिर आ जाती है थारू जनजाति, थारू, जौनसारी और फिर बोक्सा, और फिर आती है भूटिया, और फिर आ जाती है राजी। पर कहीं कहीं किताबों में बताया गया है कि थारू, जौनसारी, भूटिया, बोक्सा और राजी। ठीक है। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है, ये तो सभी क्वेश्चन अच्छी हैं, पर इससे भी एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। वो है कि
आप सभी जानते हैं कि जनजातियों के आधार पर उसमें डाला जाता है SC ST OBC में, परंतु ST को डाला जाता है जनजातियों के आधार पर, परंतु आपका OBC के आधार पर कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें डाला गया है OBC के क्षेत्र में। यानी कि 2016 में ऐसा किया गया कि पौड़ी का जो राठ क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पौड़ी गढ़वाल का राठ क्षेत्र OBC वर्ग में शामिल है। कब? 2016 में। साथ ही टिहरी का एक और क्षेत्र आता है जो OBC वर्ग में शामिल है, जो है गंगाण का क्षेत्र, ठीक है, गंगाण का क्षेत्र 2016 में भी इसको OBC वर्ग में शामिल किया गया। और एक लास्ट और आता है चमोली, चमोली का पैनखंडा, क्या? पैनखंडा OBC में शामिल है 2016 में, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, पौड़ी का राठ क्षेत्र, टिहरी का गंगाड़, चमोली का पैनखंडा। नहीं याद हो रहा तो दोबारा लिखो, याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपका एक में भी शायद ये पूछा जा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, और ये 2021 में मनाया गया बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, 15 नवंबर को मनाया गया। 2021 से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं थारू जनजाति के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आ गया थारू जनजाति। राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी पाई जाती है? थारू जनजाति की पाई जाती है, ठीक है। और इनका निवास क्षेत्र कहाँ है? इससे क्वेश्चन काफ़ी पिछली बार वाले पेपर में शायद बना था कि थारू जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। तो एक तो इनका निवास स्थान है उधम सिंह नगर, सर्वाधिक मात्रा में ये उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। उसके और थोड़ा खटीमा, किच्छा और नानकता और सितारगंज, ठीक है। यहाँ थारू जनजातियों का निवास स्थल है, ठीक है। परंतु कम से कम लगभग 80 या 90% थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उधम सिंह नगर में, ठीक है। 80 या 90% थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उधम सिंह नगर में। और खटीमा, किच्छा, नानकता यहाँ तो पाई जाती है, ठीक है। ये बात एक ही है। अब जो बात करते हैं कि ये, अब आपको पता है कि उधम सिंह नगर क्या है? तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र है, ठीक है। तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र। तो क्वेश्चन बना कि ये तो आप बता ही देंगे कि किस क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे अगर तराई क्षेत्र दे दिए, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र दे दिया, तो आपको पता ही है कि ऑप्शन किस में टिक करना है? तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र, ठीक है। अब इससे एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन बनता है कि इनमें एक प्रथा पाई जाती है, ठीक है। तो इनकी जो प्रथाएं हैं उनमें से सबसे पहली है दिखनौरी प्रथा, ठीक है। तो ये पाई जाती है आपकी सगाई परंपराओं पर आधारित होती है, सगाई परंपराओं पर आधारित होती है दिखनौरी प्रथा, ठीक है। इसमें पहले वर और वधू एक दूसरे को देख लेते हैं, उसके बाद सगाई होती है। नॉर्मली जैसा होता है इंसानों में वैसी है, ठीक है। दिखनौरी प्रथा पाई जाती है। अब इसमें एकाकी परिवार सिस्टम होता है, ठीक है। एकाकी परिवार प्रथा होती है, एकाकी परिवार सिस्टम होता है, ठीक है। इनमें इनकी प्रथा होती है एकाकी परिवार सिस्टम। ये सब लोग ज़्यादातर जो होते हैं एक साथ ही रहते हैं, एक ही जगह पर एक ही साथ रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनमें एकाकी परिवार प्रथा पाई जाती है, ठीक है। याद करने के लिए है बस, ठीक है। अब आती है आपकी एक लहचारी नृत्य होता है, थारू जनजातियों द्वारा लहचारी नृत्य किया जाता है, ठीक है। लहचारी नृत्य और झुमड़ा थारुओं का नृत्य है। झुमड़ा हो गया और लहचारी नृत्य किया जाता है। मेरे ख्याल से ये लहचारी शायद होली या दीपावली के पहले या बाद में किया जाता है, इसको देखना पड़ेगा लहचारी नृत्य। पर ये याद इंपॉर्टेंट रखना है कि लहचारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो थारू जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। थारू जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? लहचारी नृत्य किया जाता है। और एकाकी परिवार प्रथा इसमें मिलती है और दिखनौरी प्रथा इसमें मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें तलाक के लिए एक शब्द आता है, तलाक, इसके लिए एक शब्द आता है उरारी, ठीक है। उरारी किसके लिए पाया जाता है? तलाक के लिए, ठीक है। किसमें? थारू जनजाति में, ठीक है। अब इसमें एक होली के पर्व में इनमें जो पाई जाती है उजली या अनेरी होली पाई जाती है, ठीक है। उजली या अनेरी होली मनाते हैं कौन? थारू जनजाति, ठीक है। उजली या अनेरी होली मनाते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि थारू जनजाति मंगोल प्रजाति से सर्वाधिक मतलब मंगोल प्रजाति के माने जाते हैं, आपको ये बात पता ही है, ठीक है। मंगोल प्रजाति के माने अपने आप को कहते हैं, और
महाराणा प्रताप के वंशज पाए जाते हैं, ये सब आपको बताइए, ठीक है। अब जो है इनकी सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। इनमें कुछ गोत्र मिलते हैं, जैसे बड़वायक, रावत, भट्टा, महतो और डहैत, ठीक है। बड़वायत, रावत, भट्टा, महतो और डहैत, ठीक है। ये इनके गोत्र हैं, ठीक है। और इनमें जो सबसे उच्च होता है बड़वायक होता है, ठीक है। सबसे उच्च कौन सा हो गया? बड़वायक हो गया। जो गोत्र सबसे उच्च होता है उसे कहते हैं इनका बड़वायक, ठीक है। अब आते हैं आपके थारू जनजाति महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानती है, ठीक है। और इनका निवास स्थल आपको बताइए उधम सिंह नगर में है, और कुछ क्षेत्रों में नैनीताल में भी है। ये सब तो ठीक ही है, परंतु थारू जनजाति इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समिति की सिफारिश पर इनको वो किया गया था, लोकर समिति की सिफारिश पर, ठीक है। अब आते हैं आपका इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, इनकी राजनीतिक व्यवस्था पर घुसते हैं। इनकी 4 प्रकार की अधिकारी राजनीतिक व्यवस्था होती है, 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है चौधरी, जिसे हम जानते भी हैं महतो नाम से, ठीक है। महतो, यहाँ पर क्या हमने महतो यानी कि चौधरी, ठीक है। और जिसकी सहायता के लिए इसमें बड़धीर, भले मानस और चौकीदार आदि होते हैं, ठीक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसकी थारू जनजाति की सबसे मुख्य जो जाति है वो कौन सी है? तो चौधरी या फिर महतो, ठीक है। और बड़वायक इनकी सबसे उच्च संस्था है, जो उच्च जाति है इनकी गोत्र की, बड़वायक, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकी पंचायतों के अधिकारी की, ठीक है। पंचायत के जो भी अधिकारी होते थे, जो भी बैठते थे पंचायत में अधिकारी, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? अच्छा, यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, माफ़ कीजिएगा। अब मेरे ख्याल से आपको दिखेगा शायद, ठीक है। तो इनके जो अधिकारी होते थे पंचायत के अधिकारी, उनमें होते थे चौधरी, ये थोड़ा याद करनी हो गए, चौधरी, बड़धीर और भले मानस, और अंतिम आ गया चौकीदार, ठीक है। चौधरी, बड़धीर, भले मानस और चौकीदार, ठीक है। अब इनकी कुछ विवाह की पद्धतियाँ हैं, विवाह पद्धति जो इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो भी देख लेते हैं। विवाह पद्धति, इनमें एक बदला विवाह पद्धति पाई जाती है, बदला विवाह पद्धति पाई जाती है, ठीक है। जिसके तहत ये लोग जिसमें पहले अगर किसी पुरुष के साथ क्या कहते हैं शादी हुई हो, तो उसकी बहन जो है इसकी भाई से शादी करेगी, यानी कि बदला, इसी को कहते हैं बदला विवाह पद्धति। तो ये किसमें मनाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ थारों पर मनाई जाती है, ठीक है। अब पाया जाता है इनके इसमें एक इनके बीच जो शादी कराने वाला जो होता है उसे मजपतिया कहते हैं, ठीक है। मजपतिया कहते हैं, ठीक है, जो विवाह इनके बीच में कराता है। और विवाह के तय होने की स्थिति, यानी कि इनके मध्य जो विवाह होता है, अगर यदि वो तय हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? पक्की पौड़ी। पक्की पौड़ी किसे कहते हैं? यदि विवाह तय हो चुका है तो उसे कहते हैं पक्की पौड़ी, ठीक है। अब इनमें एक अपना पराया, मैंने आपको बदला विवाह बताया, ठीक है। उसके बाद मजपतिया बताया, ठीक है। मजपतिया क्या होता है? इनके बीच जो मध्यस्थता कराता है विवाह के लिए, और उसके बाद अगर इनका विवाह तय हो गया तो उसे क्या कहते हैं? पक्की पौड़ी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनमें एक अपना पराया टाइप की रस्म भी पाई जाती है, ठीक है। यानी कि अपना पराया, अपना और पराया, ठीक है। अपना पराया इनमें रस्म पाई जाती है। और इनकी यदि रस्म की जो होती है तिथि, विवाह की तिथि यदि तय हो जाए, विवाह की तिथि तय हो जाने को बात कट्टी कहते हैं, बात कट्टी कहते हैं, ठीक है। थारू की विवाह की यदि बात तय हो जाए, तिथि तय हो जाए तो उसे बात कट्टी कहते हैं। पक्की पौड़ी ये आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, मध्य विवाह जो तय हो जाता है उसे पक्की पौड़ी कहते हैं। जो मध्यस्थता कराता है उसे मजपतिया कहते हैं। अपना परायण की रस्म है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होंगे। अब क्या कहते हैं, इसमें विधवा विवाह का प्रचलन भी है, ठीक है। इसमें क्या है? विधवा
विवाह का प्रचलन भी है, ठीक है। और इसी में लठ भरवा भोज भी मनाते हैं। लठ भरवा भोज इसी को कहते हैं, ठीक है। विधवा विवाह, इसमें लठ भरवा भोज, इसे ही लठ भरवा भोज कहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है शायद अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा गलत इम्प्रेशन ना पड़े, ठीक है। अब इनके जो थारुओं की जो महिलाएं होती ना, उनको तलाक देने का अधिकार होता है, ठीक है। तो उससे क्या कहते हैं, उरारी। इससे पहले मैंने आपको बताया था उरारी जो इनकी तलाक व्यवस्था है, परंतु यदि क्वेश्चन बना कि उरारी में तलाक कौन देता है, तो कौन देते हैं, महिलाओं को तलाक देने का अधिकार होता है, जिसे कहते हैं उरारी, ठीक है। इनमें महिलाओं को तलाक देने का अधिकार होता है, जिसे क्या कहते हैं, उरारी। दिख रहा है ना आपको, हाँ, ठीक है। अब इनकी जो वो है आपकी, इनकी कुछ त्योहार या फिर परंपरा के बारे में जानते हैं, ठीक है। त्योहार यानी कि परंपरा, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, आपको पता ही है, इनमें ज़्यादातर पुरुषों में लंगोटी और ये सब कुछ पहनते हैं, और लंगोटी हो गया, और इनको क्या पसंद है, थारू को सबसे ज़्यादा चावल और मछली, इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। और मदिरा तो इनका पेय है ही, ठीक है। और इनमें क्या होता है, थारू जनजाति जो चावल से स्वयं निर्मित मंदिर को जाड़ कहते हैं, यानी कि थारू जो होते हैं वो स्वयं से बने हुए मंदिर को क्या कहते हैं, जाड़ कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है। अब थारू जनजाति जब आखेट में जाते थे, किस में जाते थे, आखेट में जाते थे, तो उन्हें क्या कहते थे, खाबर कहते थे। ये इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति जब आखेट में जाते थे तो उन्हें क्या कहते थे, खाबर कहते थे, ठीक है। अब इनके कुछ त्योहार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये तो उनकी वो थी भोजन और वेशभूषा, ठीक है। त्योहार के बारे में बात करते हैं। तो थारू जनजाति में क्या होता है कि बैसाख या फिर बैसाख या ज्येष्ठ माह में क्या मनाते हैं, बजहर, यहाँ पर बजहर त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। और यही थारू जनजाति जो होती है दीपावली को किस में मनाती है, शोक पर्व में मनाती है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, हाँ, होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है, और मैं तो आपको इससे पहले बताया था कि उजली होली वो बैठती होली थारू जनजाति में मनाई जाती है, ठीक है। अब आता है इसका हाँ, एक इनकी परंपरा, हाँ, इनकी धार्मिक परंपरा जो होती है पितृसत्रात्मक होती है, ठीक है। थारू जनजाति में जो धार्मिक व्यवस्था जो होती है पितृसत्रात्मक होती है। क्योंकि इनमें जो क्या होता है, जितना मुझे याद है, शायद थारुओं के समाज में महिलाओं का स्थान जो होता है वो उच्च होता है पुरुषों के अपेक्षा, ठीक है। तो इनकी जो महिलाएं होती हैं उनका स्थान जो होता है उच्च होता है पुरुषों के अपेक्षा, ठीक है। पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं का स्थान उच्च होता है, ठीक है। अब इनमें आपको ये तो पता ही है, लोग धान की बुआई में हरिया पूजा करते हैं, तो ये लोग भी करते हैं। नवरात्रि में दशहरा पूजा करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, हिंदू धर्म को मानते हैं, ये भी आपको पता ही है। और इनके इष्ट देवता, हाँ, इनके एक इष्ट देवता आ सकते हैं कि थारू जनजाति के इष्ट देवता कौन है, तो वो है खड़गाभूत और पछावन इनके क्या हो गए, इष्ट देवता हो गए, ठीक है। और इनकी जो एक बीमारी दूर करने वाली माता होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी एक बीमारी दूर करने वाली माता होती है, वो होती है शीतला माता, ठीक है। शीतला माता क्या होगी, इनकी बीमारी को दूर करने वाली माता होगी।
और खड़गाभूत और पछावन क्या हो गए इनके इष्ट देवता, ठीक है। खड़गाभूत और पछावन क्या हो गए, इष्ट देवता हो गए। महिलाओं का स्थान उच्च होता है पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है। और इनमें एक फसल की रक्षा के लिए, हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फसल की रक्षा के लिए एक होती है देवी जगमथिया, जगमथिया देवी होती है, ठीक है। जगमथिया जो क्या करती है, फसल की रक्षा करती है, बीमारी को दूर करती है, शीतला माता। खड़गाभूत और पछावन क्या होता है, इष्ट देवता होते हैं और महिलाओं का स्थान उच्च होता है, ठीक है। ये तो आपको याद ही हो गया होगा अभी तक। अब इनमें एक भूमिया देवता भी पाए जाते हैं। आप जगह जगह पर देखते होंगे जब आप उत्तराखंड में घूमते हो तो एक भूमिया देवता पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके एक भूमिया देवता भी होते हैं। और दूसरा इनके जो पूजा 4 प्रकार की होती है, यानी कि ज़्यादातर चार ही पूजा करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं आप। हम बात करेंगे थारू जनजाति, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें जो है थारू जनजातियों में एक दोबारा वीडियो बनेगी, उसमें थोड़ा ऐसे क्वेश्चन डाले जाएंगे। ये तो अभी सिर्फ नॉर्मल है ताकि आपको थोड़ा पता चले, पर एक और क्वेश्चन डाला जाएगा इसी के बाद, इसकी नेक्स्ट प्लेलिस्ट में वो क्वेश्चन ये डाला जाएगा कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें डाले जाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ताकि आपका ये सब कवर हो जाए। अब पाई जाती है जौनसारी जनजाति। आपको पता ही है, मैंने सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, थारू, उसके बाद क्या पाई जाती है, जौनसारी, ठीक है। ये सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है और गढ़वाल का सबसे बड़ा जौनसारी है, ठीक है। तो आपको पता ही, ज़्यादातर देहरादून में पाए जाते हैं जौनसारी, पश्चिमी भाग यानी कि जौनसर भाग में देहरादून में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा आ सकता है कि जौनसार बाबर को 1829 में चक्राता तहसील में शामिल किया था। कि जौनसार, आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है शायद, हाँ दिखेगा। जौनसार बाबर को 1829 में चक्राता तहसील में शामिल किया गया था, ठीक है, शामिल किया गया था। ये तो आपको पता ही होगा कि जौनसार बाबर को चक्राता तहसील में 1829 में शामिल किया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो जौनसारी लोग होते हैं, जौनसारी लोग मेरे ख्याल से ज़्यादातर टिहरी के जौनपुर और उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र में निवास करते हैं। एक तो देहरादून में करते हैं, फिर उसके बाद टिहरी के कुछ क्षेत्र में, टिहरी के जौनपुर में। जौनपुर नाम हम हमेशा याद करिएगा क्योंकि जौनपुर से क्वेश्चन आना ही आना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिल जाता है। तो टिहरी के जौनपुर में और उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी जो मुख्य भाषा होती है वो तो आपको पता ही होगा, जौनसारी है तो जौनसारी बोलेंगे। पर कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि हिमाचल से सटा हुआ जैसे उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र हो जाता है, तो यहाँ कुछ भाषा इनकी अलग होती है। जौनपुर में इनकी थोड़ी सी भाषा में प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये लोग अपने भूत प्रेत को थोड़ा हल्का मानते हैं, ठीक है, भूत प्रेत को मानते हैं। और यदि इनके किसी भी व्यक्ति पर देवता आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, माली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, माली कहते हैं, ठीक है। अब इनमें एक उल्टाव विधि से होती है, जिनमें ये किसी भी, जैसे कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ गया तो उससे ठीक करते हैं उल्टाव विधि से, ठीक है। और ओझा तो इनमें पाया जाता है, मतलब तांत्रिक व्यवस्था है, मतलब कि समझ रहे होंगे आप, भूत इस टाइप की जो व्यवस्था है, तो उसमें एक ओझा भी होता है, तो वो भी इसमें काम करते हैं और भूत भगाते हैं, ठीक है। और एक तो थारू लोग अपने आप को किसके मानते थे, महाराणा प्रताप के वंशज मानते थे, परंतु जौनसारी लोग अपने आप को किसके मानते हैं, पांडवों के वंशज मानते हैं। किसके, पांडवों के वंशज मानते हैं। और मंगोल या डोम प्रजाति के लक्षण इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें जौनसारी में। तो जौनसारी समाज 3 वर्गों में बटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस वर्गों में बटा है, ठीक है। 3 वर्गों में बटा है, खसास, कारीगर और हरिजन, ठीक है। ये 3 वर्गों में बटा है जौनसारी क्षेत्र, ठीक है। खसास जो होते हैं इनमें ब्राह्मण व राजपूत आते हैं, ब्राह्मण और राजपूत आते हैं, ठीक है। खसास में क्या रहता है, ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। और उसके बाद ऐसी इनके वर्ग ऐसे बटे हैं, ठीक है। और इनका जो निम्न वर्ग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जो निम्न वर्ग है उसको किससे जानते हैं, कोल्टा नाम से जौनसारी जनजाति के निम्न वर्ग को जानते हैं। इनके 3 वर्ग हैं, खसास, कारीगर और हरिजन, ठीक है। खसास, कारीगर और हरिजन, 3 वर्गों में इनका समाज बटा है, खसास, कारीगर और हरिजन। खसास में ब्राह्मण और राजपूत आते हैं, कारीगर और हरिजन ये तो छोटे ही हैं, और इनमें कोल्टा निम्न वर्ग पाए जाते हैं, ठीक है।
अब इनकी विवाह प्रथा देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या थी, अपना पराया थी, और महिला वो देख सकती थी, तलाक दे सकती थी, जिसे हम क्या कहते हैं, उरारी कहते थे। इनमें दिखनौरी प्रथा पाई जाती थी थारू में, और एकांकी परिवार पाया जाता, लहचारी नृत्य करते थे, झुमना होता था, उजली अनेरी होली मनाते थे, दीपावली में उजली अनेरी होली मनाते थे। विधवा प्रथा इनमें प्रचलित थी, और उसमें क्या करते थे, लठवार भोज करते थे, ठीक है। बदला विवाह भी इनमें होती थी। मचपतिया जो विवाह के बीच मध्यस्थता करता था, अपना पराया प्रथा इसमें थी, और विवाह तय हो जाने पर क्या कहते थे, पक्की पौड़ी कहते थे, ठीक है। अब और विवाह की यदि तिथि तय हो जाती तो उससे क्या कहते थे, बात कट्टी कहते थे, ठीक है। और इनके जो 4 सिस्टम थे सामाजिक व्यवस्था के, बड़वाए, कराहत, महतो और दहेज, ठीक है। ये इनकी सामाजिक व्यवस्था थी, ठीक है। चौधरी और महतो सबसे उच्च होते थे। चौधरी, बड़ेदर, भले मानस और चौकीदार, ठीक है। ये तो आपके वो हो गए। अब जौनसारी में देखते हैं, ठीक है। तो पिछला भी आपको याद हो गया होगा, और अगला भी हम अब शुरू करते हैं जौनसारी की जो कुछ प्रथा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात आती है आपकी जजोड़ा प्रथा, ठीक है। जजोड़ा प्रथा पाई जाती है जौनसारी में, जजोड़ा याद रखना, जजोड़ा प्रथा पाई जाती है। और जौनसारी में बहुपति विवाह का प्रचलन भी है, ठीक है, ठीक है। बहुपति विवाह, ठीक है, बहुपति विवाह जौनसारियों में प्रचलित है। अभी आपने देखा भी होगा कि उत्तरकाशी में एक व्यक्ति ने बहुपति विवाह किया है। एक मेरे को जितने याद है, शायद हाँ उत्तरकाशी का ही केस है कि उत्तरकाशी में पहली बार काफ़ी टाइम बाद बहुपति विवाह देखने को मिला है। तो वहाँ वो कहाँ किया गया है, उत्तरकाशी में किया गया, ठीक है। तो और इनका जो एक और प्रथा पाई जाती है कि बाज दिया विवाह प्रथा। इसमें क्या होता है कि लड़की पक्ष से वर पक्ष के घर लड़की यानी कि इसे कहते हैं बाज दिया, इसे कहते हैं बाज दिया प्रथा। बाज दिया प्रथा इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़की वाले जो होते हैं, लड़के वालों के घर बारात लेकर जाती है। अमूमन क्या होता है कि आपने देखा होगा उल्टा होता है कि लड़के वाले जो होते हैं लड़की वाले के वहाँ जाते हैं, परंतु जौनसारी में उल्टा होता है कि लड़की वाले जो होते हैं लड़के वालों के घर जाते हैं ढोल बाजा लेके, ठीक है। अब इनमें एक बोई दूत की विवाह भी होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, बोई दूत की विवाह पद्धति भी है, जिसे क्या कहते हैं, बोई दूत की कहते हैं, ठीक है। अब इनमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो अमूमन ज़्यादातर मतलब आता ही आता है कि जौनसार में अविवाहित लड़की को क्या कहते हैं और विवाहित लड़की को क्या कहते हैं। तो जौनसारी समाज में जो लड़की होती है यदि वो अविवाहित होगी तो उसे क्या कहेंगे, ध्यानती। और यदि वो लड़की विवाहित होगी तो उसे कहेंगे रेयांती, ठीक है। रेयांती कहते हैं, ध्यानती और रेयांती। यानी कि ध्यानती क्या हो गया, जब लड़की अविवाहित हो और यानी कि कुंवारी हो तब उसे कहेंगे ध्यानती, और रेयांती कहेंगे जब लड़की का विवाह हो गया हो तो उसे क्या कहेंगे, रेयांती कहेंगे, ठीक है। अब इनमें जो महिलाएं पहनती हैं आपको पता ही है, महिलाएं क्या पहनती हैं, घाघरा वाघरा ये सब पहनती हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि इनके जो घाघरा तो पहनती है, उसके अंदर जो पैजामा होता है उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में भी शायद आ सकता है। इसे कहते हैं झंगोली। ये जो शब्द हैं आजकल उत्तराखंड में शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, झंगोली कहते हैं, ठीक है। इनके पैजामा को क्या कहते हैं, झंगोली कहते हैं। और मे भी शायद ये पुरुषों की हुई या महिलाओं की होंगी, पर इसे क्या कहते हैं, झंगोली कहते हैं, ठीक है, इनके पैजामा को। अब इनके जो जूते होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इनके जूतों को, जौनसारियों के जूतों को क्या कहते हैं, आल कहते हैं। क्या कहते हैं, आल कहते हैं, ठीक है। इनके जूतों को आल कहते हैं। और इनकी टोपी को कहते हैं डिगुबा, ठीक है। यहाँ पर इनकी टोपी होती है और इनको क्या कहते हैं, डिगुबा। क्या हो गया, इनकी टोपी होगी जौनसारी की, झंगोली क्या होगी, इनके पैजामा होगी, और आल क्या होगी, इनके जूते होंगे, ठीक है। ध्यानती किसे कहते हैं, अविवाहित लड़की को, विवाहित लड़की को क्या कहते हैं, रेयांती कहते हैं, ठीक है। अब इनके पास एक रुमाल भी होती है जो महिलाओं के पास होती है ज़्यादातर, और उसे क्या कहते हैं, डांट, ठीक है। डांट कैसे कहते हैं, इनकी रुमाल को कहते हैं डांट, ठीक है।
अब जैसे हम इनके देवता में गए थे धारुओं के, वैसे ही जौनसारियों के भी देवता के पास चले जाते हैं। ज़रा देखते हैं इनके जो, आपको पता ही है जौनसारी के मुख्य देवता क्या होते हैं, महासु होते हैं। ठीक है, महासु इनके मुख्य देवता हैं जो निवास करते हैं आपके हनोल में। ठीक है, हनोल में। और ये जो है जौनसारियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। महासु जौनसारियों के देवता है और हनोल इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, प्रसिद्ध क्या है, तीर्थ स्थल है। ठीक है, अब ये जो जौनसारी जनजाति है ये भादो महीने में जागड़ा महासु देवता का प्रमुख त्यौहार होता है तो वो करती हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जागड़ा इनका जागड़ा महासु देवता का प्रमुख त्यौहार होता है तो ये क्या करती हैं, जागड़ा पर्व मनाती हैं। ठीक है, जागड़ा डांस करती है, सॉरी, ये भादो महीने में जागड़ा मतलब जागड़ा त्यौहार मनाया जाता है। हाँ, महासु इनके जो प्रमुख देवता हो गए जो निवास करते हैं हनोल में, और जागड़ा इनका प्रमुख त्यौहार हो गया। आप ऐसे करके आ सकते हैं, महासु इनके प्रमुख देवता हो गए, हनोल मंदिर में निवास करते हैं, और जागड़ा इनका प्रमुख त्यौहार हो गया। जागड़ा इनका प्रमुख त्यौहार हो गया। ठीक है, और इनमें एक बिस्सू त्यौहार भी होता है। बिस्सू, जागड़ा त्यौहार और एक बिस्सू त्यौहार इनके द्वारा मनाया जाता है, जागरा त्यौहार और बिस्सू त्यौहार। ठीक है, अब ये तो पांडवों के वंशज है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, देखते हैं कि इनमें एक भेला नृत्य भी होता है। ठीक है, भेला क्या होता है, भेला नृत्य। ठीक है, तो जौनसारी लोग जो होते हैं वो दीपावली के अवसर पर दीपावली में भेला नृत्य करते हैं। क्या करते हैं, भेला नृत्य करते हैं। और इनकी जो वो व्यवस्था होती है, जैसे ये लोग जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मनाते हैं। इनकी कुछ व्यवस्था भी होती है जिनमें जौनसारी लोग जो होते हैं जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मनाते हैं। जो जन्माष्टमी में किस में मनाते हैं, अठोई के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कौन, जौनसारी लोग। अब इनमें नुड़ाई त्यौहार भी होता है और ये मुख्यतः प्रमुख होता है भेड़ पालकों के लिए। ठीक है, इनमें नुड़ाई त्यौहार होता है जो मुख्यतः किसके होता है, भेड़ पालकों के लिए होता है। ठीक है, भेड़ पालकों के लिए होता है। ठीक है, और ये तो सब उनके वो हो गए कुछ त्यौहार और उनके प्रमुख देवता। अब इनमें कुछ नृत्य भी होते हैं, जैसे हारुल नृत्य, परात नृत्य, रमतुला वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। हारुल नृत्य में ये कुछ आ सकता है कि हारुल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो क्या बजाया जाता है, रमतुला वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, अब इनमें कुछ नृत्य भी होते हैं, जैसे पौड़ाई नृत्य, झेला नृत्य, जंगबाजी नृत्य, रास रासो नृत्य। जंगबाजी और रास रासो इंपॉर्टेंट है, जंगबाजी और रास रासो। पत्तेबाजी भी इंपॉर्टेंट है और ठुमकिया ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी इस टाइप के नृत्य होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे जंगबाजी नृत्य किसमें किया जाता है, थारू जनजाति में, नहीं सॉरी, जौनसारी जनजाति में किया जाता है। रासो नृत्य किसमें किया जाता है, जौनसारी जनजाति में किया जाता है। पत्तेबाजी किसमें किया जाता है, जौनसारी जनजाति में किया जाता है। और रमतुला वाद्य यंत्र बजाया जाता है इसमें। ठीक है, इनमें सॉरी पहले कौन सा किया जाता है, हारू नृत्य किया जाता है, हारू नृत्य किया जाता है। और इसी हारू नृत्य में जौनसारी जनजाति द्वारा रमतुला वाद्य यंत्र बजाता है, रमतुला वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, और दीपावली के दूसरे दिन ये लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, जैसे क्या जानते हैं, पत्तेबाजी नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, दीपावली के दूसरे दिन ये क्या करते हैं, पत्तेबाजी, जो यहाँ पर लिखा है पत्तेबाजी, तो पत्तेबाजी नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब इनके कुछ वो हैं, जैसे ये तो आपको पता ही होगा, पत्तेबाजी तो हो ही गया है। अब इनके कुछ राजनीतिक व्यवस्था देख लेते हैं। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, जौनसारी जनजाति में राजनीतिक व्यवस्था में सबसे जो व्यवस्था है वो पाई जाती है खुमरी व्यवस्था, यानी कि नामक इसमें समिति होती है, खुमरी समिति। ठीक है, जौनसारी जनजाति में इनमें गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता है। खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाणा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। इनमें सबसे पहले तो खुमरी व्यवस्था में हर गांव में हर
घर का एक सदस्य खुमरी व्यवस्था का सदस्य होता है। ठीक है, खुमरी व्यवस्था का सदस्य होगा हर एक गांव के लोग, घरों के एक लोग इसमें खुमरी व्यवस्था में होगा। और साथ ही इसमें जो इनके मुखिया होते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्राम सयाना। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ग्राम सयाना कहते हैं। और इनमें खुमरी के ऊपर आता है खत खुमरी होती है, जिसे मुखिया को खत सयाना भी कहते हैं। ठीक है, खत खुमरी होती है जिनके मुखिया को खत सयाना भी कहते हैं। और दीवान या मालगुजारी, ये तो सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद करना कि खुमरी के प्रधान को क्या कहते हैं, जो सबसे ऊंचे होते हैं, उससे कहते हैं ग्राम सयाना। ठीक है, और ये किस में पाई जाती है, जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, मुझे याद आया, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेला है जो वीर केसरी मेला है। वीर केसरी मेला होता है जो 3 मई को मनाया जाता है चौलीथात में। ठीक है, चौलीथात में लगता है। ठीक है, चौलीथात में इनका वीर केसरी मेला मनाया जाता है, जो जिसकी इंपॉर्टेंट डेट है 3 मई को क्या इनका चौलीथात मेला लगता है। ठीक है, अब इनके कुछ व्यक्ति भी हैं राजनीतिक जागरूकता के, इनमें जो जौनसारी जनजाति है इनमें राजनीतिक जागरूकता का जनक कैसे कहते हैं, गुलाब सिंह को कहते हैं। गुलाब सिंह जो है इनके राजनीतिक जागरूकता के जनक कहलाते हैं। ठीक है, और फादर ऑफ जौनसार किसे कहते हैं, भाव सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार कहते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, हाँ, इनमें जौनसारी जनजाति में संगीत के जो जनक हैं वो कौन है, नंदलाल भारती कौन है, संगीत के जनक हैं। ठीक है, जौनसारी जनजाति के संगीत के जनक कौन है, नंदलाल भारती। ठीक है, और उनके प्रथम कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जौनसारी, इंपॉर्टेंट है जो भी आपको लिखा रहा हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट। जौनसारी जनजाति के प्रथम कवि वो कौन है, पंडित शिवराम जौनसारी जनजाति के प्रथम कवि हैं। ठीक है, और इनकी जो पहली महिला है जो ग्रेजुएट हुई थी वो थी देवकी चौहान। ठीक है, देवकी चौहान इनकी पहली महिला है जो ग्रेजुएट हुई थी। ठीक है, इनकी पहली महिला है। अब वीर केसरी चंद जो थे हमारे 3 मई को, जिसमें क्या लगता है, चौलीथात में मेला लगता है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, ये आज़ाद, आपको पता ही वीर केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। और 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद को फांसी दी गई थी, जिसके तहत जौनसारी जनजाति भी 3 मई को चौलीथात में मेला लगाती हैं, क्योंकि 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद को फांसी दी गई थी। वीर केसरी चंद आज़ाद हिंद फौज के सदस्य थे। ठीक है, और चक्राता में वीर केसरी चंद का जन्म हुआ था। और इन्होंने किस युद्ध में भाग लिया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वीर केसरी चंद ने किस युद्ध में भाग लिया था, तो इम्फाल, ई आधा मौ और फा और लो, इम्फाल युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और आपको पता ही हो गया। बाकी तो पंडित शिवराम क्या थे, जौनसारी जनजाति के प्रथम कवि पंडित शिवराम हो गए। और फादर ऑफ जौनसार भाव सिंह चौहान। और राजनीतिक जागरूकता का जन्म किसे कहते हैं, गुलाब सिंह को। राजनीतिक जागरूकता का जन्म किसे कहते हैं, गुलाब सिंह को कहते हैं। फादर ऑफ जौनसार के हो गए भाव सिंह चौहान। संगीत के जनक नंदलाल भारती। और जौनसारी संस्थाओं के प्रथम कवि कौन हो गए, पंडित शिवराम। ठीक है, और तो सब ठीक है। उनकी पहली महिला जो ग्रेजुएट हुई थी वो देवकी चौहान क्या थी, पहली महिला जो ग्रेजुएट हुई थी। अब इनके कुछ, हाँ, जौनसारी जनजाति में मोड़ मेला भी लगता है, एक मोड़ मेला। ठीक है, मोड़ मेला कब लगता है, जौनसारी जनजाति में लगता है। और जौनसार के मछमौड़ और जतरियाड़ों मोड़ मेले प्रसिद्ध हैं। जौनसार में 2 मेले प्रसिद्ध हैं, एक मछमौड़ और एक जतरियाड़ों। ठीक है, मछमौड़ मेला और एक जतरियाड़ों मेला, ये दोनों मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, अब मछमौड़ में क्या होता है कि छोटी गाड़ के जो टिमरू के वो होते हैं, टिमरू की छाल होती है, उससे सूखा पाउडर निकालकर मछलियाँ पकड़ी जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मछमौड़ कहते हैं। और जतरियाड़ों मोड़ में कई खसों या पट्टियों के लोग गाजे बाजे एवं हथियार के साथ एकत्रित होकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं, यानी कि
शक्ति प्रदर्शन करके मछली को पकड़ते हैं बिना टिमरू के पेड़ के पाउडर डाले हुए, तो उसे क्या कहते हैं, जत्रियाड़ू मोड़। यानी कि शक्ति प्रदर्शन से मछली पकड़ना क्या हो गया, जत्रियाड़ू मोड़। और मछमोड़ क्या हो गया आपका, ये टिमरू के पेड़ से मछली पकड़ना क्या हो गया, मछमोड़ हो गया। ठीक है, ये तो आपका वो हो गया। हाँ, अब एक इसमें बिस्सू मेला भी होता है, जौनसारी जनजाति का बिस्सू मेला भी पाया जाता है। ठीक है, और बिस्सू मेला इनका सबसे बड़ा मेला है। सबसे पहले तो हम दोबारा से चलते हैं जहाँ पर हमने आपको बताया था कि जौनसारी महासू देवता इनके प्रमुख देवता है, और हनूल इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यानी कि मंदिर है हनूल इनका। और इनमें जागड़ा इनका प्रमुख त्यौहार है। बिस्सू मेला इसमें मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था। बिस्सू त्यौहार इसमें मनाते हैं, बिस्सू त्यौहार ही मनाते हैं। जागड़ा इनका प्रमुख त्यौहार, जागड़ा और बिस्सू त्यौहार हो गया। बहना नृत्य करते हैं, दीपावली की बात करते हैं, बहना नृत्य करते हैं। ठीक है, जन्माष्टमी को क्या कहते हैं, अखोई कहते हैं। नुराई त्यौहार किसके लिए प्रसिद्ध है, भेड़ पालकों के लिए। ठीक है, और ये तो आपको बताइए, जंगबाजी इनकी, पत्तेदार पत्ता व्यवस्था, सरराजी, रासराजी। ठीक है, हारू नृत्य क्या जाता है, ये तो ठीक ही है। दीपावली के दूसरे दिन क्या करते हैं, पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। वीर केसरी चंद 3 मई को शहीद हुए थे, इसलिए 24/7 पे मेला लगता है। किस युद्ध में ये गए थे, इम्फाल युद्ध में गए थे, और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के सिपाही भी बने। 3 मई 1945 को इनकी मृत्यु, इनको फांसी दी गई थी, इसलिए 24/7 में मेला लगता है। और इनकी जो न्याय पंचायत है, उसमें एक खुमरी इनकी न्याय पंचायत है, जिनमें सभी गाँव के, प्रत्येक गाँव के एक सदस्य खुमरी में होता है। और इनके प्रधान को क्या कहते हैं, ग्राम सेवक कहते हैं। और मेला क्या होता है, वीर केसरी मेला होता है 3 मई, ये तो हो गया। राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहते हैं, गुलाब सिंह को कहते हैं। यदि क्वेश्चन ये आ गया कि राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहते हैं, तो गुलाब सिंह को कहते हैं। फादर ऑफ जौनसार किसे कहते हैं, बहादुर सिंह चौहान को कहते हैं। और यह आपका इनके संगीत के जनक, यदि पूछता है कि संगीत का जनक, जौनसारियों के संगीत के जनक कौन थे, तो नंदलाल भारती। जौनसारी जनजाति की प्रथम जो महिला है जिन्होंने ग्रेजुएट पास किया था, वो कौन थी, देवकी चौहान थी। और जौनसारी जनजाति के प्रथम कवि अगर यदि पूछते तो वो हो गए पंडित सेवराम। ठीक है, मौड़ मेला इसमें पढ़ाया जाता है, मौड़ मेला इसमें लगता है, मौड़ मेला। और जतियारो मोड़ में शक्ति प्रदर्शन से मछली पकड़ी जाती है। जबकि मछ मोड़ में टिमरू के पेड़ की छाल के पाउडर से नदी में डाल दिया जाता है, और उससे फिर मछली पकड़ी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, मछ मोड़ कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गया आपका जौनसारी जनजाति। ठीक है, अब आते हैं आपकी भोटिया में। ठीक है, भोटिया जनजाति। ठीक है, आपको बताइए, भोटिया जो है अर्धभूमध्य जनजाति है। वो 6 महीने नीचे तराई भाबर क्षेत्र में निवास करती है, और 6 महीने हिमालय के क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, और ये अपने आप को खस राजपूत मानते हैं, यानी कि जौनसारी जनजाति जो है अपने आप को खस राजपूत मानते हैं। ठीक है, जौनसारी जनजाति लोग जो है अपने आप को क्या मानते हैं, खस राजपूत मानते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि सबसे पहले तो ये लोग बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे। जैसे ये उत्तरकाशी का एरिया हो गया, ये चमोली का एरिया हो गया, पिथौरागढ़ का हो गया। तो ये लोग जो क्या करते थे, व्यापार होते थे, तिब्बत के साथ व्यापार करते थे बहुत ज़्यादा, और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी इसलिए पाया जाता है। तो 1962 में ये लोग जो है नीति दर्रा, माणा दर्रा, दारमा दर्रा, उसके माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते हैं। किसके माध्यम से, नीति दर्रा, माणा, ये आपको बताइए, नीति दर्रा उत्तरकाशी में, नीति दर्रा माणा और दारमा पिथौरागढ़ में। ठीक है, माणा चमोली में। तो इनके द्वारा ये लोग व्यापार करते थे, और इनके पास पैसा भी इसलिए पाया जाता था। परंतु 1962 में जब वॉर चल रहे थे, तो उसमें ये जो है रास्ते बंद कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद व्यापार का थोड़ा मुश्किल समय आ गया था इनके लिए। तो इनमें क्या होता है कि एक जेठरा, झापड़ और मारछा और तोलछा, चौदासी, जौनसारी और जोहारी, सोका, इनके अंदर क्या हो जाती है, उपजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, सॉरी, इनमें क्या बताती है, मारछा, तोलछा, पढ़ते भी होंगे, आपने सुना भी होगा, मारछा, तोलछा, चौदासी, जोहारी और सोका, इनकी कुछ उपजातियाँ ये पाई जाती हैं। ठीक है, और यही उपजातियाँ हिमालय के स्तर पर निवास करती हैं। अब तिब्बती लोग इन्हें क्या कहते थे, जब ये लोग व्यापार करने जाते थे तो इन्हें कहते थे रंगपा। क्या कहते थे, रंगपा। ठीक है, रंग और ये हो गया पा, रंगपा इन्हें कहते थे जो तिब्बत के लोग, जब ये लोग भोटिया लोग व्यापार करने जाते थे। ठीक है, अब रंग का ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि
इनका अर्थ क्या होता है? रंग का मतलब होता था घाटी और पा का मतलब होता था निवास, यानी कि घाटी में निवास करने वाले। तो इसलिए इनका तिब्बत लोग इन्हें क्या कहते हैं? रंग पा कहते थे। ठीक है, अब उसके बाद इनमें कुछ नहीं भी बन सकता है कि नीति घाटी पर निवास करने वाले यानी कि उत्तरकाशी में निवास करने वाले भोटिया को क्या कहते थे, और माड़ा घाटी पर निवास करने वाले भोटिया को क्या कहते हैं? दोनों के अलग अलग नाम थे। ठीक है, नीति घाटी में यदि कोई निवास करता था कोई भोटिया तो उसे नीरी रंगपा कहते थे, नीरी रंगपा कहते थे यदि वो नीति घाटी में निवास कर रहा है। और यदि वो माड़ा घाटी में निवास कर रहा था उसे डूनी रंगपा कहते थे। क्या कहते थे? डूनी रंगपा कहते थे। ठीक है, डूनी रंगपा। और इनमें यदि देखा जाए तो भोटिया शब्द जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था एटकिंसन ने किया था। ठीक है, एटकिंसन ने भोटिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि जौहरी घाटी के जो लोग होते हैं उन्हें जौहरी या सोका नाम से भी जाना जाता है। मुंशियारी यानी कि पिथौरागढ़, मुंशियारी के जो जौहार घाटी के लोग होते हैं, पिथौरागढ़ मुंशियारी के जो जौहार घाटी के लोग होते हैं उन्हें जौहरी या सौका नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पिथौरागढ़ वालों को क्या कहते हैं? जौहरी या सौका। जो भी भोटिया जनजाति है उनको जौहरी या सौका कहते हैं। ठीक है, और उत्तरकाशी जिले में रहने वाले भोटिया को सोसा या रंगपा कहते हैं। उत्तरकाशी वाले को क्या कहते हैं? सोसा या रंगपा। ज़्यादातर रंगपा ही आता है। ठीक है, तो सोसा याद करने की जरूरत नहीं है, रंगपा। ठीक है, कहाँ? उत्तरकाशी क्षेत्र। अब आते हैं चमोली में। ठीक है, चमोली में मारछा या तोलछा, मारछा या फिर तोलछा नाम से जाना जाता है। ठीक है, सौका किस्म हो गया पिथौरागढ़ में, मारछा तोलछा किस्म हो गया चमोली में, और रंगपा किस्म हो गया उत्तरकाशी में। ठीक है, और जो है इनमें जो जाड़ उत्तरकाशी में जाड़ भी पाए जाते हैं, जाड़ भोटिया भी पाए जाते हैं। इनमें जाड़ भोटिया में जो होता है और सोका भोटिया जो होते हैं इनमें बौद्ध धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यानी कि कुछ जाड़ और सोका लोग भी थे जो ऐसे भी थे जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाते थे। ठीक है, अब आपको तो पता ही है जो जौनसारी जनजाति किसको अपना वो मानती है, मंगोलियाई प्रजाति के होते हैं। ठीक है, ये जौनसारी जनजाति। ठीक है, अब इनका आपको पता ही है, इतना क्वेश्चन आता नहीं है कि इनका सिर बड़ा होता है, कद छोटा होता है, नाक चपटी होती है, चेहरा गोल होता है। इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ये मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं। ठीक है, परंतु ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं। ग्रीष्मकालीन आवास को इसके क्या कहते हैं और शीतकालीन आवास को इसको क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका मैथ। क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। किसके? ग्रीष्मकालीन भोटिया जनजातियों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को क्या कहते हैं? आवास को क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। ठीक है, और जबकि शीतकालीन आवास को मुंसा या गुंडा कहते हैं। ठीक है, शीतकालीन आवास को मुंसा या गुंडा कहते हैं। ठीक है, शीतकालीन आवास को। ठीक है, और ये 1962 के बाद पशुपालक और भ्रमण करने लगी थी। ठीक है, इनकी जो शराब होती है उसे क्या कहते हैं? छंग क्या कहलाती है? इनकी जो शराब होती है उसे छंग कहते हैं। और और कुछ वो भी ज्या भी कहते हैं। ठीक है, इनके पेय पदार्थ को ज्या भी कहते हैं। ठीक है, ज्या आधा जौ और या ज्या। ठीक है, अब आपको तो बताइए भोटिया जनजाति कहाँ कहाँ? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति ज़्यादातर निवास करती है। ठीक है, और मारछा तोलछा चमोली में मैंने आपको बताया ही है कि मारछा तोलछा चमोली में होते हैं, उत्तरकाशी में पाए जाते हैं जाड़ भोटिया और पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं सोका भोटिया। ठीक है, अब उत्तरकाशी जिले के जादूंग और नीलंग जादू नीलंग एक घाटियाँ हैं। ठीक है, इनमें भी ज़्यादातर क्या पाए जाते हैं? जाड़ भोटिया पाए जाते हैं। ठीक है, जाड़ भोटिया इनमें पाए जाते हैं। और इनमें भूमियाल देवता की पूजा होती है। जौनसारी जनजाति में देवताओं की पूजा में भूमियाल देवता की पूजा होती है। जैसे जौनसारी जनजाति में हम देख रहे थे कि जागरा त्यौहार मनाते हैं, हारू नृत्य करते हैं और महासु देवता इनके प्रसिद्ध देवता होते हैं। तो वैसे ही भोटिया जनजाति में भूमियाल देवता इनके क्या होते हैं? प्रमुख देवता होते हैं। ठीक है, और क्या होगा?
हाँ, एक 12 वर्ष में ये कंडाली उत्सव मनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंडाली उत्सव कब मनाया जाता है। तो 12 वर्ष के बाद पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति कंडाली उत्सव मनाती हैं, और जिसे किरजी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। किरजी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कंडाली उत्सव ऐसा होता है कि इसमें जो बिच्छू घास होती है, एक टाइप की बिच्छू घास होती है, उसे मार मार के नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मार मार के नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उससे इससे पहले किसी इनके एक समुदाय के बच्चे की जान गई होती है, इसलिए ये उस घास को बिच्छू को मार मार के नष्ट कर देते हैं। तो कंडाली उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अब इनमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बन सकता है कि भोटिया समाज में मृतक की शांति के लिए कौन सा संस्कार होता है। यानी कि भोटिया जनजाति में मृतक की शांति के लिए गवन संस्कार मनाया जाता है। गवन संस्कार मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हाँ, इनमें जब ये लोग तिब्बत के साथ व्यापार करने जाते थे, ठीक है, तो ये इनकी मित्रता को क्या कहते थे? मित्रता को सरछू या मलछू कहते थे। ठीक है, जो इनकी मित्रता का प्रमाण थी, सरछू मलछू। ठीक है, क्या कहते थे? सरछू या मलछू। और क्या होता था? में भूटिया लोग चीन में गमम्या पद्धति द्वारा व्यापार करते थे। भूटिया लोग जो थे वो चीन में गमम्या पद्धति द्वारा व्यापार करते थे। ठीक है, और इनके लोकगीत पूछे जा सकते हैं। लोकगीत ये तो आपको याद ही होगा, तुबेरा, बाजियो और तिमली। क्या है इनके लोकगीत हैं? तुबेरा, बाजू और तिमली। इनकी क्या है लोकगीत हैं? तुबेरा, बाजू और तिमली। ठीक है, अब इनमें भी होता है जो तिमली होता है वो सामाजिक विषय पर आधारित है। सामाजिक विषय पर आधारित होगा तो क्या होगा? तिमली। ठीक है, सामाजिक विषय पर आधारित होगा तो क्या होगा? तिमली होगा। ठीक है, और तुबेरा तो आपका लोकगीत हो गया। ठीक है, रसिया प्रकार का। और यदि सामाजिक विषय पर आधारित होगा तो तिमली लोकगीत होगा। ठीक है, सामाजिक विषय पर यदि कोई गीत आधारित होगा तो क्या होगा? तिमली होगा। और तुबेरा तो आपको बताइए है। ठीक है, अब इनकी कुछ विवाह प्रथा है जिसे कहते हैं तत्सम और दबोला। हाँ, तत्सम और दमोला। तत्सम और दमोला क्या है? इनकी विवाह प्रथा है। अब भोटिया जनजाति में जो दमोला विवाह प्रथा होती है, इसमें बाराती वर के नाम पर ही दुल्हन को ले जाते हैं। ठीक है, जो बाराती होते हैं वो वर के नाम पर दुल्हन को ले जाते हैं। इसमें दमोला में वर नहीं आता, वर के नाम पर दुल्हन को ले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? दमोला। ये यानी कि बारात आई परंतु वर नहीं आया, और उसके जो सगे संबंधी वो आए और लड़की को ले गई, तो क्या होगी? कौन सी प्रथा होगी? दमोला प्रथा। ठीक है, कौन सी प्रथा होगी? दमोला प्रथा। ठीक है, और इनमें जो भोटिया में जो विवाह होता है, विवाह को क्या कहते हैं? दामी कहते हैं। ठीक है, भोटिया जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं? दामी कहते हैं। अब भोटिया में दूसरी जो विवाह है उसे तत्सम कहते हैं। तत्सम, पहले तो आप अच्छे से याद करना, तत्सम और दमोला। ठीक है, तत्सम और दमोला। और अब इनके जो युवा ग्रह होते हैं उसे रंगभंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगभंग। भोटियाओं में जो युवा ग्रह है, या युवा ग्रह जो होते हैं उसे रंगभंग भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इन प्रथा एक प्रचलन है, रंगभंग प्रथा होती है भोटिया जनजाति में। ठीक है, क्या रंगभंग प्रथा होती है? रंगभंग प्रथा होती है। ठीक है, युवा ग्रह में। और इसमें रंगभंग प्रथा में क्या होता है कि इसके तहत गांव के बाहर अलग से घर बनाया जाता है। यहाँ अविवाहित युवक और युवतियाँ रात में शामिल होते हैं। ठीक है,
भंग प्रथा होती है इनमें। और इसमें क्या होता है कि जो नई विवाह का जोड़ा गांव से बाहर एक अलग से उनके लिए घर बनाया जाता है और उसमें वो लोग एक दिन पूरा बिताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रंगभंग प्रथा कहते हैं। किस में पाया जाता है? भोटिया जनजाति में पाया जाता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्वारा क्या है? स्वारा आधा सौ वा और स्वारा, ये क्या होता है कि भोटियाओं के अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? भोटियाओं के सगे संबंधी क्या कहलाते हैं? स्वारा कहलाते हैं। ठीक है। और पौना तो आपको पता ही है, एक प्रकार युद्ध गीत है भोटिया जनजाति का। कौन सा? पौना क्या इनका युद्ध गीत है। ठीक है। अब इनकी उपजाति भी होती है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये लोग अपने किसको अपना वंशज मानते हैं। जैसे भोटिया जनजाति जो है वो मानी जाती है जनक को अपना वंशज मानती है। ठीक है। राजा जनक को अपना वंशज मानती है। कौन? भोटिया जनजाति। ठीक है। और इनमें उत्तरकाशी की जादूंग और नीलम घाटी में ये लोग निवास करते हैं। ठीक है। लौसर और सुरगैन जाड़ लोगों का प्रमुख त्योहार है। यानी कि जाड़ कहाँ थे? उत्तरकाशी में। और इनमें लौसर और सुरगैन जाड़ भोटियाओं का प्रमुख त्योहार है। ठीक है। प्रमुख त्योहार है। अब एक जाड़ों की भाषा होती थी। जाड़ों की भाषा है रोंगबा। रो और ओ की मात्रा रोंबा। जाड़ों की भाषा क्या कहलाती है? रोंबा, जो तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। ठीक है। और क्या होता है भोटिया जनजाति में? हाँ, भात को क्या कहते हैं? भोटिया जनजाति में भात यानी कि जो चावल बन जाता है भात, उसे क्या कहते हैं? छाकू कहते हैं। छाकू क्या कहते हैं? छाकू। ठीक है। और यदि कोई रोटी बड़ी हो, और भोटिया जनजाति में यदि कोई रोटी बड़ी हो तो उसे पुली कहते हैं। छाकू क्या हो गया? भात। यदि रोटी बड़ी हो तो उसे क्या कहते हैं? पुली कहते हैं। ठीक है। और ये लोग ज़्यादातर मांस और मीट को सुखा कर खाते हैं, क्योंकि वहाँ जो क्या है, ये हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ ये लोग मांस और मीट को सुखा कर उसके बाद खाते हैं। ठीक है। तो क्या कहते हैं इसे? कौन करता है ऐसा? भोटिया जनजाति। और इनकी आकार की बड़ी रोटी को क्या कहते हैं? पुली कहते हैं। और भात को क्या कहते हैं? छाकू कहते हैं। ठीक है। भात को क्या कहते हैं? छाकू कहते हैं। अब भोटिया लोग घुटने तक पहनने वाले एक कोट होता है, कोट यानी कि परिधान, जिसको रंगा कहते हैं। घुटने तक भोटिया जनजाति में घुटने तक पहने जाने वाले कोट। यहाँ तक यदि कोई कोट आया है तो उसे यहाँ तक, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? रंगा। यानी कि शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि घुटने तक जो यदि कोई कोट होगा तो उसे क्या कहेंगे? रंगा। ठीक है। और इनकी जो ऊनी पैजामा होती है, उसे क्या कहते हैं? गैंज कहते हैं। ठीक है। कोट को क्या कहेंगे? रंगा। और ऊनी पैजामों को क्या कहेंगे? गैंज कहेंगे। ठीक है। भात को कहते हैं छाकू, और बड़ी रोटी को क्या कहते हैं? पुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसे याद रखना। और इनके ऊन के जो बने हुए जूते होते थे उन्हें कहते थे बांखे। क्या कहते थे? बांखे। ठीक है। ऊन के बने हुए जूते को क्या कहते हैं? बांखे। आपको दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। तो उन्हें कहते थे बांखे। उनके बने हुए जूते को बांखे कहते हैं। उनकी बनी हुई पैजामा को गैंज कहते हैं। और कोट को क्या कहते हैं? रंगा कहते हैं। ठीक है। बड़ी रोटी को पुली, और भात को कहते हैं छाकू। ठीक है। इनकी भाषा क्या होगी? रोंबा। ठीक है। लौसर और सुरगेन इसके त्यौहार हो गए। भोटिया जनजाति के लौसर और सुरगेन त्यौहार हो गए। जो कौन कौन मनाता है? सिर्फ चार जनजाति, जो कहाँ रहती है? उत्तरकाशी में रहती है। ठीक है। सिर्फ वही लोग मनाते हैं। अब इनमें जो आभूषण होते हैं भोटिया के आभूषण को साली पुली कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? भोटिया जनजाति के आभूषण को क्या कहते हैं? साली और पुली कहते हैं। भोटिया जनजाति के त्योहारों को, यानी भोटिया जनजाति के आभूषणों को क्या कहते हैं? साली पुली कहा जाता है। ठीक है। अब इनमें कुछ बोलियां हैं जो मेरे ख्याल से शायद आपको सीखनी चाहिए, जो सिर्फ मारचा की यानी कि चमोली की है। मारचा यानी कि चमोली वाले भोटियाओं की है मतलब। ठीक है। तो उनमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तोतो आता है। एक तोतो यदि कोई किसी से कुछ कह रहा है तो इसका मतलब, तोतो का मतलब होता है दादा। ठीक है। वैसे ही तोतो फिर क्या होता है? अच्छा, इसका मतलब होता है दादी। ठीक है। फिर पोपो का मतलब हो गया नाना। ठीक है। मोमो
एक मोमो आता है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, क्या पता, क्योंकि आजकल लोग मोमो भी खाते हैं। तो मोमो का मतलब क्या हो गया? नानी। तो याद रखना, मोमो का मतलब क्या हो गया? नानी हो गया। पोपो का मतलब नाना हो गया। और तोतो का मतलब हो गया दादा। ठीक है। और ये आपका अच्छा का मतलब हो गया दादी। ठीक है, क्योंकि अच्छी क्या होती है? दादी। तो अच्छा मतलब दादी, तोतो मतलब हो गया दादा, और मोमो मतलब हो गया नानी। ठीक है। और पोपो मतलब हो गया पोपो, मतलब पापा का पापा, तो उसका मतलब क्या हो गया? नाना। ठीक है, ऐसे करके आज खाली एक याद करना बता रहा हूँ। जैसे आप, एक आता है आपा। आपा को क्या कहता है? पिता। पिता अपना क्या हो देते हैं? आपा। तो आपा मतलब हो गया पिता। और आमा, आमा तो आपको पता ही होगा, आमा को क्या कहते हैं? माता। ठीक है। आमा हमारे वहाँ दादी होती है, पर आमा इनके वहाँ क्या होती है? माता होती है, याद रखना आप। और आपा कौन खो देते हैं? पिता। ठीक है। लामा, लामा क्या होती है? लामा, लामा क्या होती है? इनकी ताई। ठीक है। अब देखते हैं, एक होता है जद। जद, जद मतलब क्या होता है? इनके वहाँ एक शब्द आता है गेहूँ। गेहूँ के लिए क्या प्रयोग करते हैं? जद। जो और दो, इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? गेहूँ। ठीक है। जद के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? गेहूँ। अब इनके इनके एक हिंदी शब्द है अंगूठा। अंगूठा, अंगूठा के लिए क्या डनियो। अंगूठा के लिए क्या कहते हैं? डोनिया। डोनिया बंचो। डोनिया बंचो। डोनिया बंचो के लिए क्या उपयोग किया जाता है? अंगूठा। ठीक है। डोनिया बंचो के लिए क्या किया जाता है? अंगूठा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनकी दोपहर को क्या कहते हैं? इनकी दोपहर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फेनिंग। फेनिंग, फेनिंग, इनकी दोपहर को कहते हैं। ठीक है। दोपहर को क्या कहते हैं? फेनिंग कहते हैं। और जौ को क्या कहते हैं? जौ को स्वा। स्वा, स्वा को क्या कहते हैं? जौ को कहते हैं। और ची, ची यानी कि चीनी। चीनी मान के चल रहे हैं याद करने के लिए। ची यानी कि चीनी। चीनी, चीनी कहाँ उगती है? घास में। घास में। ठीक है। तो ची को क्या कहते हैं? घास। ठीक है। ची को क्या कहते हैं? घास। जौ को कहते हैं स्वा। और फेनिंग, फेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेनिंग इसे क्या कहते हैं? धोपो, दोपहर। और एक क्वेश्चन मैंने और याद किया था, मोमो। मोमो को क्या कहते हैं? नाना, नानी, सॉरी, मोमो क्या कहते हैं? नानी। और फेनिंग क्या होगी? इनकी दोपहर। मोमो कहते हैं नानी। तोता मतलब हो गया दादा। ठीक है। अच्छा मतलब हो गया दादी। और क्योंकि अच्छी क्या होती है? दादी होती है। और उसके बाद क्या कहते हैं? ये आपका आपा मतलब हो गया पिता। ठीक है। और मोमो का मतलब हो गया नानी। तोतो का मतलब क्या हो गया? दादा। आमा का मतलब हो गया माता। और ये आपका लामा। लामा मतलब क्या हो गया? ताई। ठीक है। ये क्योंकि मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है कि लामा क्या होता का मतलब क्या होता है? ताई। ठीक है, ये आ सकता है। बाकी मामा को मामा ही कहते हैं। नोना, नोना को होता है मामी। आचू मतलब बड़ा भाई हो गया। बेहद को कहते हैं भाई। नमस्या को कहते हैं बहू। आना को हो गया बुआ। आना, आना, आना को कह सकते हैं बुआ। ठीक है। और ची को क्या कहते हैं? घास। ये स्वा को कहते हैं जौ, ये तो आपको पता ही है। और गैत, गैत ये आ सकता है। गैत, गैत मतलब क्या होता है? तेरा, तेरा। ठीक है। और चामा, चामा मतलब क्या होती है? बेटी। चामा मतलब क्या हो गया? बेटी। ये तो होगी हमारी भोटिया जनजाति। अब देखते हैं बुक्सा जनजाति। ठीक है। बुक्सा जनजाति, ये लोग इनकी सबसे बड़ी देवी होती है चामुंडा देवी। ठीक है। चामुंडा देवी सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनकी सबसे बड़ी देवी क्या होगी? चामुंडा देवी। और इनके जो देवता होते हैं, ठीक है, वो साकरिया देवता होते हैं। साकरिया, साकरिया देवता। ठीक है। साकरिया देवता। और देवी इनकी चामुंडा देवी। साकरिया इनके देवता हो गए। ठीक है। किसके? भूखसा जनजाति के। ठीक है। और ये लोग ग्राम खेड़ी की पूजा करते हैं। ग्राम खेड़ी की भी पूजा पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है। भूखसा जनजाति लोग किसकी पूजा करते हैं? ग्राम खेड़ी की भी पूजा करते हैं। जो इनकी भूत दुरात्माओं से रक्षा करती है। कौन? ग्राम खेड़ी। ठीक है। ग्राम खेड़ी की पूजा करते हैं, जो इनकी भूत और इन सब चीज़ों से रक्षा करती हैं। और ये पूजा करते हैं साकरिया देवता की और चामुंडा देवी की। ठीक है। अब इनमें क्या हो जाता है कि जादू टोना इनमें काफ़ी मात्रा में प्रचलन है। बॉक्सर जनजाति में सबसे ज़्यादा जादू टोना प्रचलित होता है। ठीक है। बॉक्सर जनजाति में सर्वाधिक जादू टोना प्रचलित होता है। और इनके देवता भूमयाल नहीं, भूमसेन होते हैं। इनके देवता भूमसेन इनके देवता होते हैं। ठीक है। देवता होते हैं। अब इनकी भी पंचायत होती है बॉक्सर जनजाति की। बिरादरी पंचायत, बिरादरी पंचायत
इनमें पाई जाती है, जो न्याय कानून, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एक इनमें होता है तख्त, तख्त और होता है तखत। इनमें एक होता है तख्त और एक होता है तखत। ये जो होता है बॉक्सर जाति की, ये सबसे ताकतवर यानी कि प्रभावशाली व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बिरादरी के न्यायिक अधिकारी भी दिए होते हैं, ठीक है। तख्त पंचायत का मुखिया तख्त या तखत ही होता है। जो तख्त पंचायत का मुखिया होता है, तख्त पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तखत या तख्त ही कहलाता है, ठीक है। तख्त पंचायत का मुखिया तखत या तख्त ही कहलाता है। अब तखत के क्या कार्य कहता है? वही नॉर्मली कार्य, तलाक या पुनर्विवाह, शादी निपटाना, विवाह निपटाना और जमीन के झगड़े के मामले निपटाना और संबंधों में संबंधित झगड़े निपटाना क्या होता है? तखत के कार्य होते हैं, ठीक है। तखत के कार्य होते हैं। और जबकि आपका मुंसिफ, हाँ, इनमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तखत पंचायत के अन्य अधिकारी भी होते थे, ठीक है, जो 3 प्रकार के होते थे, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहला होता था मुंसिफ, फिर आता था दरोगा और फिर आता था सिपाही। तखत के 3 अन्य अधिकारी थे, मुंसिफ, दरोगा और सिपाही। मुंसिफ जो होते थे, इनका जो काम होता था पंचायत को तकनीकी राय देना तथा किसी भी मामले में पंचायत के समक्ष विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना, यानी कि पंचायतों को राय देना और जो भी मामला है उस मामले को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना, ठीक है। अब होता है, इसके बाद आता है दरोगा। दरोगा क्या होता है? इसका काम विवादित मामलों से संबंधित पक्ष को तखत के समक्ष बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, ठीक है। दरोगा को पंचायत के फैसले का पालन करना भी होता है। अगला आता है आपका सिपाही। इसका काम पुलिस के सिपाही की तरह तख्त पंचायत के संदेशों को संबंधित पक्षों तक पहुंचाना तथा अन्य आदेशों का पालन करना, ठीक है। सिपाही का क्या काम होता है? सिर्फ पालन करना और अन्य आदेशों को पहुंचाना। और जो दरोगा होता है, ये विवादित मामलों के संबंधित पक्ष को तखत के समक्ष बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना कि हाँ ये आया है और इनको बुलाना, ठीक है, हाँ ये आ गया है, और इन पंचायत के जो भी फैसले होते हैं उनका पालन करना, क्या काम होता है दरोगा का। मुंसिफ इसमें सबसे बड़ा होता है, आपको पता ही है, मामले निपटाना, सहयोग करना, तलाक और पुनः, ये सब आपके मुंसिफ कार्य हो गए। अब इसमें क्या होता है कि चैती वर्ष का प्रथम और प्रमुख त्यौहार होता है। इस अवसर पर लगने वाला मेला जो होता है 15 दिन पर लगता है, ठीक है, जिसमें मछली भात मदिरा भरपूर सेवन किया जाता है, ठीक है। अब इनके कुछ प्रमुख त्यौहार होते हैं, जैसे गोटरो, ठीक है, गोटरो, ढलिया या मोरो, इनके क्या होते हैं? प्रमुख त्यौहार होते हैं, ठीक है, किसके? भुट्टे जनजाति के। राजनीतिक व्यवस्था हमने पढ़ ली है कि इसमें तखत या तखत नाम की 2 पंचायत होती है और पंचायतों के अन्य अधिकारी को क्या कहते हैं? मुंसिफ, दरोगा और सिपाही, ठीक है। और इनके कार्य भी आपको बता ही दिए हैं और साथ ही इनके त्यौहार भी हो चुके हैं, ठीक है। रामलीला, तेरस, होली, ये सब ये लोग मनाते हैं। और इनकी जो धार्मिक व्यवस्था है वो भी मैंने आपको बता ही दी है कि चामुंडा देवी इनकी प्रमुख देवी है और साकरिया देवता की पूजा करते हैं और साकरी देवता को ग्राम देवता भी कहते हैं, ठीक है, और इनकी पूजा करते हैं। और इनमें जादू टोना तो आपको बताइए, जादू टोना पाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं ये लोग कहाँ निवास करते हैं। ये लोग ज़्यादातर बाजपुर, काशीपुर और NTL यानी कि नैनीताल और रामनगर में ज़्यादातर लोग ये निवास करते हैं, ठीक है, निवास करते हैं। अब इतना याद है फिर मेरे ख्याल से, हाँ, एक नहीं, वो तो हो गया। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि 1967 में वोक्सा और आदिम जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया था, ठीक है, ये तो बहुत पहले हो गया था। अब देखते हैं राजी जनजाति। राजी जनजाति ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़, धारचूला, कनारी चीना, डिडिहास विकासखंडों के 9 गाँव में ये लोग ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये लोग किरात वंशी दिख रहा है ना आपको? दिख तो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो
अब क्या है कि हाँ, तो राजी जनजाति बनरौत जंगल का राजा कहलाती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। राजी जनजाति जो होती है जंगल का राजा कहलाती है। पिथौरागढ़ के धारचूला, गनाली, चिनाव, डेढ़ियाहाट क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, और बनरौत या जंगल का राजा इन्हें कहा जाता है, इसलिए इनका नाम पर क्या पड़ा है, राजी। ठीक है, राज्य की सबसे कम आबादी वाली, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, 1967 में से आदिम जनजाति का दर्जा घोषित किया गया था। और हाँ ना, सॉरी, 1967 में से जनजाति घोषित किया गया। और 1975 में इसे आदिम जनजाति घोषित किया गया। ठीक है, आदिम जनजाति घोषित किया गया 1975 में। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन और था, लोकर समिति वो कब आई थी? तो वो आई थी 1965 में आई थी लोकर समिति। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि राजी जनजाति के आवास को क्या कहते थे? रौतिउड़ा। यानी कि राजी जनजाति का यदि कोई आवास होगा तो उसे क्या कहते थे? रौतिउड़ा। और इनकी बोली क्या होती थी? मुंडा। राजी जनजाति के आवास को क्या कहते थे? रौतिउड़ा। इनकी बोली क्या होती थी? मुंडा। यानी कि इनकी जो बोली होगी वो मुंडा कहलाएगी, और इनके जो आवास होंगे उन्हें क्या कहेंगे? रौतिउड़ा। ठीक है, और ये लोग तिब्बत और संस्कृत दोनों भाषा जानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे। ये लोग गायब होने वाली इनके पास शक्तियाँ भी थी। ये लोग कभी भी गायब हो जाते थे। और सबसे कम संख्या इनकी कुपोषण में थी। और ये लोग रिंग डांस करते थे। और सबसे ज़्यादा आबादी इनकी पिथौरागढ़ में है। ठीक है, इनके एक विधायक भी थे, गगन सिंह रजवार। गगन सिंह रजवार क्या थे? इनके एक विधायक भी थे। ठीक है, जो इनकी जाति के प्रथम विधायक थे, तो गगन सिंह रजवार। ठीक है, फिलहाल तो इतना ही याद आ रहा है, बाकी देखते हैं फिर एक और बार थोड़ा देख लेते हैं कि अब तक कुछ याद आ जाए। नहीं, इतना ही आ रहा है, तो ठीक है दोस्तों, इतना ही करते हैं बस।